हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीपीएस एजुकेशन में। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह। तो चलिए देर किस बात की, आज फिर हम बात करते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट यानी इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रैक्टिस सेट की। ठीक है, तो चलिए देर किस बात की, शुरुआत करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट की। और यदि मैं बात करूं तो हम इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं, तो आपको पता ही होगा कि इसमें 25 नंबर की आपकी हिंदी है, 25 नंबर की इंग्लिश है, 25 नंबर का मैथ है और 25 नंबर की जीके है। माइनस मार्किंग कोई इसमें है नहीं, सारी पॉजिटिव है। 100 क्वेश्चन और 100 ही नंबर। ठीक है, तो दोस्तों बहुत अच्छे से एनालाइज करेंगे इस पेपर को। यदि मैं बात करूं, पहला सेशन हमने शुरू कर दिया। पहला सेशन है हमारा, यानी कि हिंदी के क्वेश्चनों की हमने शुरुआत कर दी है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। और पहले क्वेश्चन में क्या कह रखा है ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। क्या कि तत्पुरुष समास में प्रधान होता है। तो जो तत्पुरुष समास होता है ना, उसमें ऑप्शन नंबर ए यानी दूसरा पद प्रधान होता है। जैसे हम कह लगे राजा का पुत्र, मतलब पुत्र किसका है, राजा का। ठीक है ना। हाँ, मतलब जिस समास में बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह लुप्त होता है, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, निम्नलिखित में से अच्छी किस शब्द का पर्यायवाची है। तो अच्छी जो है वो आपका आंख का पर्यायवाची है। सत्याग्रह शब्द में कौन सा समास है। सत्याग्रह का मतलब सत्य के लिए आग्रह अर्थात तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करें, इसमें कह रखा है कि उपकार का विलोम क्या होगा। तो देखिए उपकार का विलोम हो जाएगा आपका, उपकार का हो जाएगा उपकार और परोपकार दोनों हो जाएगा, यानी दोनों ही सही है। यहाँ पर एक देना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर यदि 4 की मैं बात करूं तो सी और डी दोनों ठीक है, लेकिन आप कोई सा भी लगा सकते हैं, अपकार का उपकार या परोपकार। ठीक है, चलिए अभियुक्त का विलोम क्या होगा ये हमें बताना क्वेश्चन नंबर 5 में। तो अभियुक्त का विलोम होगा अभियोगी। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, इसमें क्या रखा है, सृजन का विलोम बताइए। तो सृजन का विलोम हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। मतलब सृजन का मतलब होता है बनाना और नाश का मतलब होता है खत्म करना। सदाचार में कौन सी संधि है। तो सदाचार में संधि की यदि मैं बात करूं तो व्यंजन संधि है सदाचार में। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है तिरस्कार का संधि विच्छेद क्या होगा। तो तिरस्कार का सही संधि विच्छेद होगा तिर प्लस कार, मतलब ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 की। ठीक है, और 13 की। क्या कह रखा है इसमें, इसमें कह रखा है प्रत्युपकार का संधि विच्छेद क्या होगा। यानी प्रत्युपकार का संधि विच्छेद होगा प्रति प्लस उपकार। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। सूक्ति का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो सूक्ति का सही संधि विच्छेद हो जाएगा आपका सु प्लस उक्ति। ऑप्शन नंबर सी। प्रयोग में लाए जाने योग्य, प्रयोग में लाने योग्य के लिए शब्द क्या होगा। तो भैया ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर वी यानी प्रयोजनीय। आगे बात करें पृथ्वी के तीन ओर पानी वाला स्थान क्या कहलाता है। मतलब पृथ्वी का वह स्थान जिसके तीनों ओर से जिसे पानी ने घेर रखा है, तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहते हैं प्रायद्वीप, जैसा अपना दक्षिण भारत है। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रखा है निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाला शब्द छांटिए। मतलब 4 में से एक सही लिखा है, बाकी 3 गलत लिखे हुए हैं। तो आपका ये जो विलक्षण है ये सही लिखा हुआ है, बाकी सब गलत लिखे हैं। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो 14 में कह रखा है इन्होंने कि यानी निम्नलिखित रूपों में से सही वर्तनी वाला शब्द, मतलब जो सही शब्द लिखा है वो हमें ढूंढना है। तो साहित्यकार ये सही लिखा है, बाकी सब गलत लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा है इन्होंने कि अनुचर में उपसर्ग बताइए। तो अनुचर में उपसर्ग की यदि मैं बात करूं तो अनु होगा ऑप्शन नंबर सी। और 16 में कह रखा अधीश में कौन सा उपसर्ग है। तो अधीश में उपसर्ग हो जाएगा आपका अधि, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रखा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिंदी उपसर्ग युक्त है। मतलब कौन सा शब्द ऐसा है जैसे हिंदी का उपसर्ग लगा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये 49। 18 की बात कर रहे हैं दास का पर्यायवाची नहीं है। मतलब जो दास है इसका पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें ये बताना है। तो परतंत्री नहीं है, बाकी सब दास के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या रखा दानव का सही पर्यायवाची बताओ। यानी दानव के पर्यायवाची की यदि मैं बात करूं तो इसका आंसर हो जाएगा मतलब असुर, धनुष, राक्षस, मतलब ये सभी हो जाएंगे। यानी 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20 की अगर मैं बात कहूँ तो 20 में क्या रखा है आपका कि 1 मिनट, 20, 21, 22, 23, 24 लो।
आर्द्र किस शब्द का विलोम है? तो आर्द्र जो है वो आपका शुष्क शब्द का विलोम है। ऑप्शन नंबर बी। 21 में क्या रखा? निम्नलिखित में से कौन सा मात्रिक छंद है? तो देखिए छंद की यदि मैं बात करूं तो मात्रिक छंद जो बैठेगा इसमें वो आपका ऑप्शन नंबर मतलब दोहा, चौपाई, रोला, मतलब ये सभी मात्रिक छंद है। क्वेश्चन नंबर 21 का डी आंसर हो जाएगा। 22 की यदि मैं बात करूं तो 22 में क्या रखा? निम्नलिखित में से कौन सा वार्णिक छंद है? तो ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये सवैया वार्णिक छंद है। 23 में क्या रखा? चिंतामणि का रचिता कौन है? मतलब जो चिंतामणि है इसके रचिता मतलब लिखने वाले, रचना करने वाले कौन है, ये हमें बताना है। तो 23 का सी हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। वहीं यदि मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 24 और क्वेश्चन नंबर 25 की, तो हमसे क्या रखा? निम्नलिखित में से कौन सा ऋण शब्द है? मतलब कौन सा ऋण शब्द है ये हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 24 में। तो देखिए ऋण शब्द की यदि मैं बात करूं तो आपका जो गोत्र है, सॉरी मुंह, मुंह ऋण शब्द है, ये है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 की अगर बात करें तो 25 में ये कह रखा है, क्या कह रखा है 25 में कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो गोत्र ही तत्सम है, बाकी सब तद्भव है। देखो दोस्तों 6 मिनट में 25 क्वेश्चन हिंदी के खत्म। अब मैं आपसे यही कहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए कितने अच्छे तरीके से मैंने सभी को फटाफट, ज़्यादा फालतू की बात नहीं भाई। प्रैक्टिस सेट का मतलब क्या होता है? प्रैक्टिस सेट का मतलब ये होता है क्वेश्चन और उसका आंसर। फालतू की बकवास मुझे पसंद नहीं है, ठीक है। पढ़ने का समय नहीं है, पढ़ने के लिए हम क्लास पढ़ेंगे, प्रैक्टिस सेट के तरीके से निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर यानी दूसरा भाग है अंग्रेजी, और अंग्रेजी की यदि मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 26 से शुरुआत होती है। ये कह रहा है चूज द वर्ड अपोजिट मीनिंग। देखो इसे पकड़ो, हमें अपोजिट वर्ड बताना, मतलब विलोम शब्द बनाना। ये जो ब्राइड है ना, ब्राइड का हमें अपोजिट बताना है, मतलब विलोम शब्द बताना है, ठीक है। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ब्राइड का अर्थ क्या होता है। तो भैया ब्राइड का अर्थ अगर तुम्हें पता होगा ना, BRIDG, ब्रिज। तो ब्रिज का मतलब होता है पुल, है ना। अब देखो पुल जो होता है बंद होता है कम से कम दो दिशाओं से तो घिरा हुआ होता ही, तो बंद कह सकते हैं हम, तो ओपन हो जाएगा इसका। यानी क्वेश्चन नंबर 26 की अगर मैं बात करूँ तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। वहीं यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर, देखो इसका डिवाइड होता है, विभाग करना, बिंड हवा होता है, रिलीज, ओपन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, 27 में क्या रखा है कि फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल प्रोनाउन गिवन बिलो द फॉलोइंग सेंटेंस। मतलब ये जो वाक्य दिया है इसका हमें प्रोनाउन बताना। कौन सा प्रोनाउन? ऑफ दीज पेन्स विल यू टेक। क्वेश्चन नंबर 27 की बात कर रहे हैं हम, तो इसमें हो जाएगा विच, ठीक है। ये आपका प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 में क्या रखा? फिल इन द ब्लैंक विद एडजेक्टिव गिवन बिलो द फॉलोइंग सेंटेंस। मतलब ये जो वाक्य दिया है इसमें हमें एडजेक्टिव का प्रयोग करना। आई कैन कम टू सम, ठीक है ना। डेट, आई माने मैं, कैन माने कैन कम आ सकता हूँ, एट माने पर, सम माने समान यानी उसी की तरह से, ये सेम, सम कुछ। अब डेट है यानी तारीख है। क्वेश्चन नंबर 28 की यदि मैं बात करूं तो आई कैन, तो यहाँ पर जो है एडजेक्टिव यानी लेट यानी देरी से, ए ऑप्शन 28 का राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 29 के, 29 में क्या रखा है? कंप्लीट द फ्रेजल वर्ब, ठीक है ना, फ्रेजल वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। मतलब ये फ्रेजल वर्ब दी है, इसको हमें पूरा करना है। और यदि हम बात करें तो यहाँ पर 4 प्रोपोजिशन दी है, कौन सा प्रोपोजिशन का यूज इसमें किया जाएगा ये हमें यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 29 की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए पढ़ते हैं, यानी द टूरिस्ट गाइड पॉइंटेड। देखिए पॉइंटेड की यदि हम बात करें, द मोस्ट इम्पोर्टेंट बोल्डिंग्स, यानी जो पॉइंटेड दिया है और गाइड दिया है, तो इसके साथ यदि मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी आउट। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 30 की, फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल फ्रॉम द एडवर्ब गिवन बिलो द फॉलोइंग सेंटेंस। यानी यदि ही अराइव्ड, ही माने वह, अराइव्ड माने आ चुका है, ठीक है। कैसे आ चुका है? लेट, वह लेट आया है। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 31 की, 31 में क्या रखा? फिल इन द ब्लैंक विद प्रॉपर कंजक्शन, ठीक है ना, यानी चूजिंग फ्रॉम द अल्टरनेटिव इन ए बी सी डी, हमें ये बताना है। मतलब ये कौन सा कंजक्शन का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 में, हमें ये बताना है। कैसे? देखिए ध्यान दीजिए, यू वर्क हार्ड, ठीक है, यू वर्क हार्ड,
यू विल गेट ऑन सक्सेस, अगर तुम कठिन परिश्रम करोगे तो तुम सफल अवश्य हो जाओगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 31 में क्या आ गया ये बताना है। तो बिकॉज, क्योंकि, अर्थक, इफ, अनलेस। देखिए अनलेस मतलब अनलिमिटेड कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं अनलेस का मतलब क्या होगा। तो जब मैं अनलेस यहाँ पर रख दूंगा तो अनलेस का मतलब हो जाएगा जब तक, यानी जब तक यू वर्क हार्ड, जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे, जब तक तुम सक्सेस नहीं होगे। और भैया बड़ा अच्छा सेंटेंस है, ठीक है। जैसे आप जब तक कठिन परिश्रम नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, खूब लगन और ईमानदारी से पढ़ाई नहीं करोगे, तब तक आपकी जॉब लगने वाली नहीं। ये वाक्य आपके लिए याद कर लेना, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल गेट ऑन सक्सेस। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। 32 में क्या कह रखा, फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन बिलो सेंटेंस। मतलब क्वेश्चन नंबर 32 में ये कह रहा है, ये जो वाक्य दिया है इसमें कौन से प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा, ये हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 32 में। तो आई एम टायर्ड ऑफ, देखिए टायर्ड के बाद ऑफ आता है, ठीक है ना, राइटिंग, ठीक है ना, रेटिंग टू हिम। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रखा फिल इन द ब्लैंक, यानी ये जो खाली स्थान है ये हमें भरना है। तो देखिए कह रहा द चिल्ड्रन फाउंड एग इन द नेक्स्ट, यानी कहने का मतलब ये है, जो फाउंड दिया है ना, फाउंड के साथ जो प्रीपोजिशन का यूज होता है वो होता है फाउंड। और ये दिया है देखो एग, एग वन एज एज, ठीक है ना, तो इससे पहले ये बोविल है, बोविल से पहले क्या आएगा, एन आएगा। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। क्वेश्चन नंबर 34 और 35 दोनों एक साथ देख लेते हैं। 34 में क्या रखा, फिल इन द ब्लैंक, यानी खाली स्थान भरना है, सुटेबल डिटरमाइन गिवन बिलो द सेंटेंस, ठीक है ना, डिटरमाइनर, यानी ये दिया है लेडीज हु आर सिंस डू नॉट गेट एनी अपॉर्चुनिटी टू वर्क, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन नंबर 34 में हमसे ये कह रखा है, यानी कुछ महिलाएं जो है होती हैं वो अपॉर्चुनिटी को प्राप्त नहीं कर पाती हैं काम करते समय। तो द, यानी कुछ मतलब बहुत निगेटिव के सेंस में कह दिया है, तो द फ्यू का प्रयोग होगा क्वेश्चन नंबर 34 में, ठीक है। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 35 की। 35 में कह रखा है, यानी कि फिर ये कह रहे हैं मॉडल एक्जुलरी वी नोट टू वर्क ऑन द ग्रास, यानी अल्थक का आउट टू ऑट टू का प्रयोग होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें, 36 में क्या रखा है 36 और 37 एक साथ देख लेते हैं। फिल इन द एप्रोप्रिएट सेट ऑफ द वर्ड, ठीक है, इन द गिवन सेंटेंस, ठीक है। कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन नंबर 36 की अगर मैं बात करूं तो इसमें ये बताना है क्वेश्चन नंबर 36 में कि ये जो वाक्य दिया है इसको पूरा करो, ठीक है। कैसे, द ब्राइडल, ठीक है ना, सेरेमनी, ठीक है ना, जो दुल्हन होती है सेरेमनी ऑफ माई डॉटर विल बी, ठीक है ना, परफॉर्म्ड, ये आगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा ऑन 10 दिसंबर, ठीक है। मेरी लड़की की जो शादी हुई थी उसकी जो सेरेमनी है वो, ठीक है, ये बता रखा। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या रखा है, क्या कह रखा है, देखिए सेम सेंटेंस इन द पैसिव ऑन द एक्टिव, यानी एक्टिव पैसिव की बात कर रहा है क्वेश्चन नंबर 37 में। यानी कहने का मतलब ये है, डू नॉट इंसल्ट द वीक, यानी कमजोर लोगों की बेइज्जती मत करो, ऑप्शन नंबर बी, लेट द वीक नॉट बी इंसल्ट, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। 38 में क्या रखा है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव द रेस्ट ऑफ, यानी इनडायरेक्ट नरेशन, यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाले वाक्य दे रखा है। ही सेड टू मी आई थिंक यू फॉर द हेल्प यू हैव गिवन, कहने का मतलब ये है क्वेश्चन नंबर 38 में डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात कर रहा है। देखो सी सेड टू मी तो क्या हो जाएगा, सी टोल्ड मी दैट, आई थिंक तो आई है, ठीक है, सी के साथ क्या हो जाएगा, यानी आई के साथ सी हो जाएगा, इसमें दे रखा थैंकिड फॉर मी हेल्पेड, और ये इसका हो जाएगा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 39 में कि चूज द बेस्ट आंसर, यानी ये जो है व्हाट इज योर सिटी लाइक, यानी व्हाट माने क्या, इज माने है, योर माने तुम्हारा, सिटी माने शहर, लाइक तुम्हारे शहर कैसा है, तुम्हारे मतलब तुम्हारे शहर के जैसा क्या है। तो ये हमें चूज द बेस्ट आंसर बताना है, इसके लिए कौन सा आंसर सही रहेगा क्वेश्चन नंबर 39 में, तो इट्स स्मॉल पुट नाइस, ठीक है। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 40 में, पॉइंट ऑफ द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग, ही इज आइडल, इडली, विजी, नोवडेज, ठीक है ना, नोवडेज।
तो इसकी हमें फिगर ऑफ स्पीच दिखा बतानी है भैया। तो ये तो बिल्कुल साफ साफ और एकदम करेक्ट आपको दिख भी रहा है, ये हो जाएगा ओमनीफेटिया, ठीक है, ओमनोथोफिया। आगे हम बात कर रहे हैं कि जो क्वेरिल्ड है इसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है ना। तो क्वेरिल्ड का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, QUARRIED, क्वेरिड। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी एक्सट्रैक्ट। अब ये भी पता होना चाहिए भैया, ये जो क्वेरिल्ड है इसका हिंदी अर्थ क्या होता है। तो भैया ये जो क्वेरिड दे रखा है इसका अर्थ होता है उत्खनित, ठीक है, उत्खनित। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। 42 में क्या कह रखा, 42 में कह रखा इन द फॉलोइंग क्वेश्चन वन वर्ड, यानी हमें जो है वन वर्ड बताना है। क्या, देखो, इज द मोस्ट नियरली अपोजिट मीनिंग, यानी अपोजिट का मतलब होता है विलोम शब्द, ठीक है। विलोम शब्द बताना हमें किसका, ये जो वर्ड दिया है, ठीक है, क्या दिया है, वर्ड दिया हमें डिवाइड, ठीक है ना, डिवाइड। ये जो डिवाइड है इसका अपोजिट मतलब विलोम बताना। तो पहले तो ये पता होना डिवाइड का अर्थ क्या होता है। तो भैया डिवाइडेड का अर्थ होता है विचलित। अब विचलित मतलब जो चल विचल रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, स्थिर। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कांस्टेंट। और कांस्टेंट का मतलब होता है ध्यान केंद्रित करना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा आपका, ध्यान केंद्रित करना यानी कॉन्सोनेंट, ठीक है ना, कॉन्सोनेंट। क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है इन द क्वेश्चन गिवन बिलो द सेंटेंस हैज टू वर्ड्स बिलो द आर फ्लिप्ड, यानी कहने का मतलब ये है कि हमें बताना है यहाँ पर कि द कम सोलर रेडिएशन इज कॉल्ड इंसोलेशन। मतलब ये जो वाक्य दिया है इसके लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया जाएगा ये हमें बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 43 की यदि मैं बात करूँ तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनकमिंग, ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 44 में, पिक आउट द करेक्ट, ठीक है, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है ना, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, यानी कहने का मतलब ये जो ट्राई दिया है तो ट्राई के लिए कौन से शब्द का यहाँ पर उपयुक्त प्रयोग किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 की बात कर रहे हैं तो ट्रायल हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 45 की हम बात कर रहे हैं। 45 में कह रखा है कि ये दिया है इन्होंने कि ये जो वर्ड दिया है मतलब ए वर्ड हैज बीन स्लैप्ड इन योर for different ways, only one among them is the correct spelling. Correct spelling of the word, select the correct one। यानी ये जो स्पेलिंग दी है, चार ऑप्शन दिए हैं, इन चार ऑप्शनों में से कोई एक ऐसा है जिसकी स्पेलिंग करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 45 की यदि मैं बात करूँ तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, एम्बरट, यानी एम वायरट। ये जो एम वाइवर्ट है इसका हिंदी अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ होता उभयमुखी। आगे चलते हैं। आगे भैया एक पैसेज दिया है, पैसेज की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर डायरेक्शन यानी निर्देश देख लो दिया, क्वेश्चन नंबर 46 से लेकर के 50 तक, यानी ये पैसेज पढ़ना और पढ़ने के बाद अगले क्वेश्चन के आंसर हमें बताने हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आगे मैं क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। थोड़ा पैराग्राफ इधर दे रखा है इसकी बैक साइड में, ये देख लीजिए पैराग्राफ और स्क्रीनशॉट लेकर के, और क्वेश्चन भी देख लो जल्दी से। 5 क्वेश्चन दिए हैं, 46, 47, 48, 49 और 50, और इंग्लिश का सेशन हो जाएगा समाप्त, ठीक है। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लो फटाफट, आगे चलिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले सेशन के। अगला सेशन यानी भाग 3 हमारा, और वो है जीएस का यानी जीके। हमसे यहाँ पर कह रखा क्वेश्चन नंबर 51 जीके का पहला क्वेश्चन है सामान्य ज्ञान का, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 51 की यदि मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश नहीं है, यानी वर्तमान में भारत के 6 राज्य ऐसे हैं जिनमें द्विसदनात्मक है, मतलब जिसमें विधानसभा और विधान परिषद भी है, ठीक है, मध्य प्रदेश में नहीं है। बाकी आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र में भी है, तेलंगाना में भी है। क्वेश्चन नंबर 52 में कह रखा है न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था कहाँ से ली गई है। तो भैया ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत और यूएसए में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 53 की अगर हम बात करें तो इसमें कह रखा है भागवत धर्म से संबंधित प्राचीन अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ मिलता है। जो भागवत धर्म है उसका सबसे प्राचीन जो अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है वो मिलता है हमें, यानी
हेलियोडोरस का वेसरनाग अभिलेख से। अशोक का रुमिनदेह स्तंभ लेख संबंधित है, मतलब जो अशोक का रुमिनदेह स्तंभ लेख है उसका संबंध किससे है ये हमें बताना है। तो ये बुद्ध के जन्म से है। भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू आया था। तो क्वेश्चन नंबर 55 के आंसर की यदि मैं बात करूं तो वो टॉमस रो था, जो अजमेर आया था, यानी अंग्रेज था, जहांगीर के समय में भारत आया था। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती की रानी थी, मतलब जो रानी दुर्गावती थी जिसने अकबर से युद्ध किया था वो कहाँ की रानी थी ये बताना हमें क्वेश्चन नंबर 56 में। तो मंडला की रानी थी, ठीक है ना, मंडला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 का ए आंसर हो जाएगा। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 57 की, तो इसमें कह रखा है गुजरी महल किसने बनवाया था। तो मान सिंह ने बनवाया था गुजरी महल, यानी 57 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 58 में कह रखा है कि भारत में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। तो भैया ये तो कई बार रिपीट हो गया, ब्रह्म समाज की स्थापना करने वाले राजा राम मोहन राय थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च किया था, यानी गांधी जी ने जो दांडी मार्च किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, ये कब किया था ये हमें बताना क्वेश्चन नंबर 59 में। ठीक है, तो ये 12 मार्च 1930 को किया था। आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था। तो आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कैप्टन मोहन सिंह थे। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करते हैं। 61 में कह रखा है कि केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान यानी कजरी स्थित है कहाँ पर। तो केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जो स्थित है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी जोधपुर में, राजस्थान के। दंडकारण्य अव्यवस्थित है, मतलब दंडकारण्य पठार है ये, दंडकारण्य का पठार मतलब अवस्थित है, ये कहाँ पर है ये बताना क्वेश्चन नंबर 62 में। तो ये है आपका छत्तीसगढ़ एवं ओडिशा में। निम्नलिखित में से कौन सा बाघ आरक्षित क्षेत्र दो राज्यों में विस्तृत है, ये हमें बताना क्वेश्चन नंबर 63 में। तो जो आपका पेंच है ना, ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में लगता है। संसार में टाइटेनियम का अग्रणी उत्पादक है, ठीक है ना, टाइटेनियम एक धातु है, इसमें ये सबसे ज्यादा किस देश में होता है ये हमें बताना क्वेश्चन नंबर 64 पे। तो ये होता है रूस में। आगे हम बात करना क्वेश्चन नंबर 65 की, यानी विश्व के सर्वाधिक व्यस्त पत्तनम की उपाधि किसे मिली, यानी विश्व का सबसे व्यस्त जो पत्तनम है, जो बंदरगाह है, वो कौन सा है, किस देश का है, किसे उपाधि मिली है। क्वेश्चन नंबर 65 की अगर मैं बात करूं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, यानी न्यूयॉर्क को। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 66 की। 66, 67 इन सबको निपटा देते हैं। निम्नलिखित भाषाओं में से सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है। तो भैया ये जो सुनामी शब्द है ना, ये कौन सी भाषा से लिया गया है ये हमें बताना है। तो ये भैया जापानी भाषा का शब्द है सुनामी। और यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 67 की, हाँ 56 का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 56 नहीं 66 है, हाँ सही तो है, 66 का बी है, ठीक है। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 67 की। 67 में कह रखा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान चर्चा में रहा डनकर्क नगर किस देश में अवस्थित है। तो डनकर्क नगर फ्रांस में। क्वेश्चन नंबर 67 का हो जाएगा सी। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है। तो जो कृत्रिम उपग्रह होता है उसमें विद्युत ऊर्जा का जो स्रोत होता है वो होता है आपका सोर्स है। कौन सी तरंगें शून्य में संचरण नहीं कर सकती हैं। तो कौन सी तरंगें हैं जो शून्य में संचरण नहीं कर सकती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ध्वनि तरंगें। दोस्तों यदि ये सेशन आपको पसंद आ रहा हो और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़, आई रिक्वेस्ट फॉर यू। और साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए, वीडियो आपको सर्च करनी ना पड़े यूट्यूब पर। और इलाहाबाद हाई कोर्ट की यदि हम बात करें तो भैया ये प्रैक्टिस सेट निकाल लो और पेपर देने आप जब जाओगे तो देखोगे कितने क्वेश्चन इसमें से सेम ऐसे ही मिलेंगे, पैटर्न यही है। क्वेश्चन नंबर 70 में कह रखा है किन महीने में रबी की फसलों की बुवाई की जाती है। तो रबी की फसलों की बुवाई अक्टूबर नवंबर में की जाती है, जो इस समय चल रही है, यानी गेहूं की फसल प्रमुख फसल आती है रबी की फसलों में, है ना। क्वेश्चन नंबर 70 का सी आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा। अगर हम हाइड्रोजन को जलाएंगे, ठीक है ना, तो जब हाइड्रोजन जल जाएगी तो जलने के बाद वो बन जाएगी पानी, ठीक है ना।
एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? जो एस्पिरिन मिलती है वो हमें मिलती है क्वेश्चन नंबर 72 के आंसर की यदि मैं बात करूं तो एक पेड़ से मिलती है, सी आंसर हो जाएगा। शक्कर में किम्मन से क्या बनता है? जो शक्कर होती है उस शक्कर के किम्मन से क्या बनता है ये हमें बताना। तो शक्कर के किम्मन से भैया बनता है इथाइक इथाइक एल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 74 और 75 दोनों एक ही बार में निपटा देते हैं। 74 में क्या रखा? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ठीक है ना, यानी PMSBY किस आयु वर्ग के लिए है? ठीक है ना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, ये किस वर्ग के लिए है? तो 18 से 70 वर्ष के लिए है। एक पुस्तक दी है जिसका नाम है द डूम्सडे मशीन, ठीक है ना, द डूम्सडे मशीन के लेखक कौन है ये बताना हमें। तो डूम्सडे मशीन के लेखक है आपका डैनियल एल्सबर्ग। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76 में हमसे कह रखा है दो संख्याओं का योगफल 40 है, उनका गुणनफल 375 है, तो उनके व्युत्क्रमों का मान बताओ। तो भैया देखो, संख्या मान लो, एक संख्या हमने x मान ली, दूसरी संख्या हमने y मान ली। फिर वो कह रहा है कि ये जो दो संख्याएं हैं इनका योगफल 40 है, यानी x प्लस वाई बराबर कितना है? 40। फिर वो कह रही है इनका गुणनफल कितना है? 375, यानी गुणनफल x गुणा वाई बराबर कितना है? 375। हम पहले तो हम संख्याएं निकालेंगे, ठीक है। संख्याएं निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? संख्या निकालने के लिए हमें ये करना पड़ेगा, यानी उनके व्युत्क्रमों का योगफल। अरे भाई देखो, x को कर लूंगा 1/x प्लस y कर लूंगा 1/y, ठीक है। हम जानते हैं इनका जब एलसीएम लेंगे तो ऊपर हो जाएगा y और x, मतलब x प्लस y, और नीचे हो जाएगा x y। मान रख दो, x प्लस y का मान कितना है? 40, और x y का मान कितना है? 375, मतलब ये हो जाएगा 40/375। और जब मैं इसे हल करूंगा तो हल करने के बाद मेरा आंसर आ जाएगा 8/75, ठीक है। देख लो कहाँ है 8/75, ये है ऑप्शन नंबर ए में। क्वेश्चन नंबर 77 में क्या रखा है? देखो क्या करना है, इन सबको जोड़ के इसका मान निकाल दो। इन सबको जब जोड़ोगे और जोड़ने के बाद जब इनको हल करोगे तो हल करने के बाद क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1/8, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 में क्या रखा है? यदि इतना बराबर इतना तो एक्स का मान बिल्कुल हल्का है, आराम से कर लोगे, हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 में, अच्छा थोड़ा बड़ा कर दूं? चलिए बड़ा कर देते हैं। चलिए अब थोड़ा ठीक है, थोड़ा आपको बड़ा दिख रहा होगा। एक विद्यालय में सभी कर्मचारियों का औसत इतना है, उनमें से 20 शिक्षकों का औसत इतना है, कर्मचारियों का औसत इतना है, शिक्षक का इतर कर्मचारी की संख्या कितनी होगी? अरे भाई इसमें क्या करना, अरे औसत ही तो बताना है, निकाल दो। औसत का सवाल है, आराम से हो जाएगा, ठीक है ना। आप लोग कहते भी हो सर आप हल कर देते हो, हमें हल करने का टाइम नहीं देते। तो क्वेश्चन नंबर 79 को जब मैं हल करूंगा तो हल करने के बाद इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 8 आंसर आ जाएगा इसका। सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति का औसत तापमान 48 था। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र का औसत तापमान 52 था। यदि सोमवार को 42 था तो शुक्रवार का तापमान डिग्री में बताइए कितना था। ये सवाल ऐसा है कि रीजनिंग में भी आ जाता है, और पता नहीं कितनी बार ये सवाल पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 80 की हम बात कर रहे हैं। तो तीनों का औसत तापमान निकाल दो। देखो सोमवार, मंगल, बुध का जोड़ दो, बृहस्पति का जोड़ दो, ठीक है। तो सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति कितना दे रखा है इन्होंने? इन्होंने क्या रखा है कि 48 था। तो 48 4 दिन हो रहा है ना, 48 गुणा 4 जब मैं करूंगा तो कितना हो जाएगा? 192 आ जाएगा, ठीक है। फिर वो कह रखा है कि मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्रवार का और निकाल दो, ठीक है ना। तो इन चारों का निकाल देंगे, कितना दे रखा है? 52 दे रखा है, यानी 4 गुणा 52। जब मैं 4 गुणा 52 में करूंगा तो कितना हो जाएगा? 208। एक दिन का पूछ रहा है, ठीक है, यानी शुक्र और सोमवार का पूछ रहा है। घटा दो, तो देखो 208 में से 192 घटा दो, 208 में से 192 जब मैं घटाऊंगा तो राइट आंसर आ जाएगा मेरा 16, ये आ गया 16। अब वो कह रही है शुक्रवार का बताओ। तो देखो शुक्रवार का कितना वो कह रहा है, शुक्रवार का, ठीक है। वो कह रखा है कि सोमवार को 42 हो तो शुक्रवार का तापमान बताओ। तो कैसे ज्ञात करेंगे? शुक्रवार का निकाल लो, 16 ये है, तो 16 प्लस 42, ठीक है, कितना हो जाएगा? 58, ठीक है। ये आंसर है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है।
81 बहुत हल्का है। और यदि हम बात करें 82 तो ये भी हो जाएगा। 83 में क्या करिए, साधारण ब्याज पूछ रहा। तो साधारण ब्याज का सूत्र आपको बताइए क्या होता है, यानी दर पूछ रहा हमसे इसमें। ये कह रहा साधारण ब्याज की वह वार्षिक दर क्या होगी जिससे कोई धनराशि इतने वर्ष में दुगनी हो जाएगी। ठीक है, तो देखो हम जानते हैं क्या दर केवल ये सूत्र होता है, दर बराबर कितना होता है, ये होता है ब्याज गुणा 100 और सबके बटा आ जाएगा मूलधन गुणा, यानी मूलधन गुणा समय। ठीक है ना, यहाँ से कर दो आपका आंसर आ जाएगा। जो चीज नहीं दी है उसको एक्स मान लो। क्वेश्चन नंबर 84 में कह रखा है सम्यक ने 3600 रुपये का कुछ भाग 8% ब्याज की दर पर और शेष 10% ब्याज की दर पर 2 वर्ष बाद सम्यक ने 636 रुपये ब्याज मिला। सम्यक को कितना धन 8% ब्याज की दर पर लगाया गया था। यानी क्वेश्चन नंबर 84 की यदि मैं बात करूं तो भैया इसमें भी जो है आपका साधारण ब्याज वाला सूत्र लगा दो, हो जाएगा। ठीक है, और वहीं अगर हम बात करें 85 की तो ये भी सेम है, चक्रवृद्धि ब्याज लगा दो इसमें। ठीक है, चलिए। हाँ, अगर बात करें आप अगर हल करोगे क्वेश्चन नंबर 84 की तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और यानी ये 2100 रुपये। और 85 को जब आप हल करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मैंने तो पहले ही हल कर लिए, हल करने के बाद मैं प्रैक्टिस सेट निकालने के लिए बैठता हूँ। क्वेश्चन नंबर 86 में कह रखा है कि भैया एक निश्चित पुरुष किसी कार्य को 60 दिन में कर सकता है। यदि 8 पुरुष अधिक होते तो कार्य 10 दिन पहले समाप्त हो जाता। प्रारंभ में कितने पुरुष थे। क्वेश्चन नंबर 86 की बात कर रहे हैं हम। तो भैया लगा दो M1 बराबर M1 बराबर M1 बराबर M2 और D1 बराबर D2, यहाँ से आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है, यानी पहले हम बात करें तो एक तरफ पुरुष रख लो, एक तरफ दिन रख लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, और क्वेश्चन नंबर 86 की यदि मैं बात करूं तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए 40। और आप कहोगे मैं करके दिखाऊं तो देखो, एक तरफ मान लो M1, ठीक है, और इधर क्या है एक x मान लो और एक मान लो D1 बराबर कितना समय लग रहा है, 60 दिन लग रहा है। ठीक है ना, अब यदि हम बात करें तो दूसरा निकाल लो M2, M से हो गया मैन यानी पुरुष, यानी x + 8 और D2 का मान कितना दे रखा है इन्होंने 50। ठीक है, 50 निकल जाएगा यहाँ से। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो हम क्या करेंगे, एक तरफ तो मान लो यानी ये x व्यक्ति 60 दिन में कर रहे हैं। ठीक है ना, 60 दिनों में कर रहे हैं। वहीं यदि हम बात करें तो दूसरे अधिक समय ले रहे हैं, कितना x + 8 का अधिक समय ले रहे हैं और गुणा कर दो इसे 50 से। जब इसको सोल्व करोगे तो x का मान निकल कर आ जाएगा यहाँ पर 40, यही आंसर होगा। आगे बात कर रहे हैं तो 87 और 87, 88, 89 तीनों सवाल इस पे होंगे। 87 में देखो ये जो चार्ट दे रखा है इसको पढ़ो, पढ़ने के बाद अपना आंसर दे दोगे। कैसे, क्वेश्चन नंबर 87, यदि विज्ञान में 1000 छात्र हों, वाणिज्य के छात्रों की संख्या गणित के छात्रों की संख्या से कितनी अधिक है। तो देखो विज्ञान की यदि मैं बात करूं तो ये दे रखे हैं विज्ञान में 100% दे रखे हैं, है ना। और वाणिज्य और गणित के छात्रों की यदि हम बात करें तो वाणिज्य में 65 है और गणित में कितने 45। ठीक है ना, तो 65 में से 45 घटा दूंगा 20 आ जाएगा, और 1 डिग्री बराबर 10 यानी 200 आंसर आ जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। वहीं बात करें क्वेश्चन नंबर 88 की तो बहुत हल्के अनुपात पूछ रहा है, 88 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुपात पूछ रहा। और 89 की यदि मैं बात करूं तो यदि विज्ञान में 1000 छात्रों में प्रवेश लिया तो कुल कितने छात्रों की संख्या होगी। क्वेश्चन नंबर 89 की बात कर रहे हैं। तो देखो विज्ञान में 100 है, 100 का कितना कर देंगे 1000, तो 1000 बटे 100 गुणा 360 का पूरा चक्र हो जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा इसमें 3600। कैसे हो जाएगा, टोटल 1000 ले लो, टोटल 1000 ले लो। ठीक है ना, और परसेंट कितना का होता है 100 का, यानी टोटल ये 100 बता रहा है विज्ञान में, और गुणा पूरा सर्कल कितना का हो जाएगा 360 का। जब इसको हल करूंगा तो आपका आंसर आ जाएगा 3600। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की। चलिए 90 पे चलते हैं। 90 में क्या रखा है, दो संख्याओं के वर्गों का योग कितना है 386। एक संख्या 5 हो तो दूसरी संख्या बताओ। तो क्वेश्चन नंबर 90 की अगर मैं बात करूं तो दो संख्याओं का वर्ग, एक संख्या 5 दे रखी है इन्होंने, तो एक संख्या का वर्ग x मान लो x², 5 का वर्ग कर दो और बराबर कितना दे रखा है इन्होंने 386 दे रखा, ये दे रखा। तो ये हो जाएगा x² बराबर 386, 5 का वर्ग 25 इधर जाकर घट जाएगा, अब घटा दो। x² बराबर 386 में से अगर मैं 25 घटा दूंगा तो घटाने के बाद जो बचेगा वो कितना बचेगा
361 बचेगा, 361, और 361 इधर जाकर वर्गमूल चढ़ जाएगा, x का मान आ जाएगा 19, क्योंकि 19 का ये वर्ग है। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 कार्य समय का है, यानी 91, 92, 93 बिल्कुल सेम है, एकदम आसानी से हो जाएंगे। 91 के यदि मैं आंसर की बात करूं तो 91 का आपका डी आंसर हो जाएगा, यानी 60। ठीक है, 92 भी हल्का है, कार्य समय वाला है। ठीक है, 92, 93 सेम है। 92 का आंसर हो जाएगा आपका बी 800। और यदि मैं बात करूं 93 की, तो ये कह दिया है एक जीप एक कार का पीछा कर रही है। जीप जो है वो 5 किलोमीटर आगे है, उसकी चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 75 किलोमीटर घंटा। जीप की कार कितने मिनट में कार को पकड़ लेगी? ठीक है ना, तो जीप कार को मतलब जो है कार जीप को कितने समय पकड़ लेगी ये बताना क्वेश्चन नंबर 93 की। तो इसका राइट आंसर देखो, लगा दो, समय लगा दो, दूरी बटे समय लगा दो। ठीक है ना, यानी कितने हैं? अरे 5 बटे, ठीक है, कितना है? 5 किलोमीटर से चल रही है, 5 किलोमीटर से चल रही है। और 90 में से 75 घटा दो, कितना बचेगा? 90 में से 75 घटाएंगे तो 15 बचेगा ना, तो ये हो जाएगा 5/15। ठीक है, और टोटल कितना दे रखा? 60 मिनट से गुणा कर दूंगा, 15 × 15, 15 चौका 60 और 5 चौक 20 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, और 20 कहाँ दे रखा? ये ऑप्शन नंबर बी में दे रखा। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 94 की अगर मैं बात करूं तो 94 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 50√2/पाई। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, 96, 97 इतने हार्ड नहीं है, आप एक बार पढ़ कर देखो, बहुत इजी तरीके से हो जाएंगे। तो 95 का सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। और 96 की अगर मैं बात करूं तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 96 का, यानी 1.1, 1,1। और वहीं अगर हम बात करें 97 की, तो 97 का जो राइट आंसर होगा वो ये कह दिया है ना, यानी DESIGN के अक्षरों को कितनी बार व्यवस्थित किया जा सकता है यदि स्वरों के सिरों को दोनों सिरों पर अव्यवस्थित हो? तो क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 48। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, 99 और 100। ठीक है, आप करो, कमेंट बॉक्स में इसके आंसर बता देना। और यदि ये सेशन आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अब मैं आपसे एक बात और कहूँगा, और वो ये है, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। यदि आप किसी का भला करेंगे तो निश्चित ही आपका भला होगा। ठीक है, कभी भी किसी के बारे में गलत मत सोचना। ठीक है, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं दूसरों के बारे में, दूसरे भी हमारे बारे में वैसा ही सोचते हैं। आप जो है इत्मीनान से रोज डेली प्रैक्टिस सेट निकालो, और डेली प्रैक्टिस सेट निकालने के बाद आप अपनी स्पीड बनाओ। जब भी आप प्रैक्टिस सेट निकालेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, देखो मैं पूरे 100 क्वेश्चन कितने टाइम में करा देता हूँ? 1 घंटे से पहले करा देता हूँ, यानी कि 40 मिनट में, 45 मिनट में, 50 मिनट में, हाईएस्ट 55 मिनट में मैं प्रैक्टिस सेट निकाल देता हूँ। किसी में मैथ हार्ड आया था, किसी में इंग्लिश हार्ड आ जाती है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों, पेपर नॉर्मल आएगा। ठीक है, आपको डरना नहीं है, पेशेंस बनाए रखें, पेपर ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा, पेपर इजी ही आएगा। ठीक है, नॉर्मल सेक्टर में आएगा। अगर आपने, एक विशेष बात मैं बता रहा हूँ कि आपने अगर स्टेनोग्राफर में ऑनलाइन कराई है तो भैया शॉर्ट हैंड करना शुरू कर दो अभी से ही। अगर आप करते हैं तो अच्छी बात है, ध्यान दो उस पर और ज़्यादा अधिक समय दो। और यदि आप अभी तक शॉर्ट हैंड सीख रहे हैं तो तेज़ी से सीखो, ज़्यादा से ज़्यादा समय दो। और यदि शॉर्ट हैंड आपसे नहीं आती है और आपने स्टेनो का एग्ज़ाम देना है तो ये आपकी गलती है। क्यों? क्योंकि शॉर्ट हैंड इतनी हल्की नहीं है, इतनी ईजी नहीं है जितना आप समझते हो। वहीं यदि हम बात करें क्लैरिकल की, यानी जो ग्रुप सी का है, क्लर्क का है, तो उसके लिए भैया टाइपिंग अभी से करना शुरू कर दो। अगर आप अभी तक टाइपिंग नहीं कर रहे हैं तो ये आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं कि हम पहले जो है अपना रिटन क्लियर कर लें, और रिटन क्लियर करने के बाद हम जो है टाइपिंग सीखेंगे, तो ये गलती मत करना। क्यों? क्योंकि हो सकता है आप रिटन क्लियर कर लो लेकिन टाइपिंग क्लियर नहीं कर पाओगे। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि रिटन क्लियर कर लेते हैं पर टाइपिंग क्लियर नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ भी माइनस मार्किंग है नहीं, सारा पॉजिटिव है, प्लस ही प्लस है। 100 क्वेश्चन धड़ाधड़ लगा दो, आंसर नंबर आ जाएगा। तो मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह
नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करूंगा अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना जितने भी आपके फ़ोन में नंबर या व्हाट्सएप ग्रुप है। थैंक यू।